आज हम शिवपुरी जिले के करहरा तहसील में एक उस शख्सियत के पास बैठे हुए हैं जिन्होंने अपना आधे से ज़्यादा जीवन उस कार्य में लगाया है जिस कार्य के लिए लोग तरसते हैं, और एक ऐसा कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है कि जो आज सबसे बड़ी समस्या बन चुका है छात्रों की। जो छात्र यहाँ से बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं और डिप्रेशन जैसी एक गंभीर बीमारी जिसका आज तक कोई इलाज नहीं है, उस पर हमारे इस शख्सियत से बात करेंगे हम। आइए देखते हैं। गुप्ता जी, आपका जनतक न्यूज़ 24 में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पुरोहित जी। आपके द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है डिप्रेशन को लेकर, तो आप बताएं थोड़ा सा। बिल्कुल, मैं पिछले कोरोना से पहले से ही करीब 2017 से तनाव प्रबंधन के लिए काम कर रहा हूँ, और ख़ास करके लोगों में जो आत्महत्या की प्रवृत्ति है और उसमें भी विशेष रूप से जो छात्रों के अंदर जो डिप्रेशन और एंजाइटी की स्थिति है, युवाओं में जो डिप्रेशन की समस्या है, उसके लिए मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ और उसी में लगा हुआ ये मेरे जीवन का मिशन बन गया है। अच्छा, आपके दिमाग में कब ये चीज़ आई कि आपने कब से इसकी शुरुआत की? दरअसल हुआ क्या कि सन 2010 में मेरे एक परिजन ने आत्महत्या से अपनी ज़िंदगी की जीवन लीला समाप्त की थी, और वहाँ से चूँकि मुझे व्यक्तिगत क्षति हुई तो मेरे मन में एक संकल्प आया कि जो पीड़ा मैंने सही है, जो दर्द मैंने झेला है, वो किसी और के जीवन में ना आए, और उसके लिए मैं जो प्रयास कर सकूं वो मैं प्रयास करूं। और इस बात को लेकर के मैंने अपनी ज़िंदगी का जो मिशन है वो ये बनाया कि मैं लोगों के अंदर जो आत्महत्या की प्रवृत्ति है, या जो तनाव का प्रबंधन नहीं कर पाते हैं, या जो जीवन प्रबंधन नहीं कर पाते हैं, उनको मैं गाइड करूं। आपकी ये जो मुहिम रही है, इस मुहिम को आपने किन किन स्टेप्स में इसको संचालित करने की शुरुआत की? दरअसल मैंने शुरुआत की थी अपने एक YouTube चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और फिर उसको मैंने आगे ले जा कर के मैं कॉलेजेस में जाता हूँ, स्कूलों में जाता हूँ, और समाजों के बीच में जाता हूँ, और जा कर के उनके बीच में अपनी बात रखता हूँ और उनको तरीके समझाता हूँ कि किस प्रकार से हम अपने जीवन को प्रबंधित करें ताकि हमारे मन में जो आत्महत्या के विचार हैं वो ना आए, और जो तनाव है उससे हम दूर रह सकें। अच्छा, एक बात बताएं कि आजकल छात्रों में ऐसा क्या हो रहा है कि युवा जो छात्र हैं वो सुसाइड के लिए अधिकांश प्रेरित हो रहे हैं, मामले आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं? दरअसल क्या है, छात्रों से हमारी जो अपेक्षाएं हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हमारे से मतलब पेरेंट्स से है। तो जो पेरेंट्स हैं, चाहे वो शहर के हों चाहे गांव के हों, जहाँ जहाँ अच्छे स्कूलों में बच्चे पढ़ने लगे हैं, तो हर माता पिता को ये लगता है कि मेरे बच्चे का करियर उज्जवल हो, वो अच्छे से अच्छी नौकरी प्राप्त करे। तो जो दबाव आ रहा है, मानसिक दबाव जिसे हम कह सकते हैं, उसके कारण से बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। होता क्या है कि जैसे हाथी को हम पेड़ पर चढ़ना सिखाएं, या इसी प्रकार से हम ये कहें कि जिस बच्चे के अंदर उतनी क्षमता नहीं है, उतनी प्रतिभा नहीं है, और उस पर हम दबाव डालें, तो वो निश्चित तौर पे दबाव में आएगा, और अंततः परिणाम ये होता है वो हतोत्साहित हो जाता है और सोचने लगता है कि मैं इस काबिल नहीं था। जबकि गलती समाज की और पेरेंट्स की है कि जब बच्चे के अंदर जो चीज़ थी, जो गुण था, उसको उन्होंने पहचाना नहीं और दबाव बना दिया। यदि कोई बच्चा गणित में अच्छा नहीं है और हम उससे कहें कि तुम इंजीनियर बनो, तो ये बहुत बड़ी गलती है, और वो गलती को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और बच्चे को जानने पहचानने के बाद ही उसके बारे में, करियर के बारे में जो यदि हम डिसाइड करेंगे, तो बच्चे में प्रेशर नहीं रहेगा। अच्छा, ऐसा कौन सी बातें हैं जो अभिभावक अगर उनको अपनाएं तो इस जो छात्रों में डिप्रेशन का जो सबसे बड़ा कारण बन चुका है, उस पर कुछ हद तक रोक लगाने में कारगर साबित हो सकता है? मैं अपने सेमिनार में अक्सर एक बात कहता हूँ कि जिस तरह से हमारी जन्म कुंडली होती है, उसी प्रकार से हमारे अंदर जो गुण हैं उनकी एक कुंडली बनाई जाए, और ये कुंडली बनाने की शुरुआत जब बच्चा लगभग 6 साल का हो तब से शुरुआत की जाए, और उसके एक एक गुण के बारे में देखा जाए कि उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं, कौन कौन से काम करने में उसको अच्छा लगता है, कौन कौन से काम उसको नापसंद है, इसमें
बच्चे के मित्रों का सहयोग लें, हम अपने रिश्तेदारों या और फिर हम उसको 12th तक ले जाएं या और कम से कम 10th तक तो ले ही जाएं। और जहां हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि इस बच्चे को हमें किस कैरियर में ले जाना है, तो फिर उस कुंडली को मतलब उस जानकारी को हम बहुत बारीकी से अध्ययन करें और उसके हिसाब से यदि हम कैरियर डिसाइड करेंगे तो फिर उसके अंदर कभी भी प्रेशर नहीं आएगा। जो बच्चा संगीत में अच्छा है वो संगीत की तरफ जाएगा, जो भाषण अच्छा देता है वो स्पीकर बन जाएगा, जिसके अंदर पेंटिंग की कला है वो पेंटर बन जाएगा, जिसके अंदर फोटोग्राफी की कला है वो फोटोग्राफर बन जाएगा। मतलब हम हाथी से ये नहीं कहेंगे कि तुम पेड़ पे चढ़ना सीखो। तो जिस दिन हम अपने बच्चों को समझने लगेंगे उस दिन से ये समस्या का समाधान बहुत आसानी से हो जाएगा। अच्छा, आज मूल बिंदु क्या है, ये क्या वजह है कि लोग डिप्रेशन में फंस जा रहे हैं? हम लोग एक तो प्रतियोगिता के दौर में पहुंच गए हैं। कोई भी आदमी हो, हमें जब से ये सोशल मीडिया में पिछले 8-10 साल से हम लोग बढ़े हैं, तो हुआ क्या है कि आप फेसबुक में किसी का भी चेहरा देखिए, फिल्टर्ड चेहरे हैं और उनको देख करके अंदर से ऐसा लगता है कि साहब ये तो देखो कितना प्रसन्न है और हम दुखी हैं, मरे जा रहे हैं। जिसको आप देखेंगे भले ही वो किराए की गाड़ी है लेकिन फोटो डाल रहा है, यदि वो कहीं घूमने जा रहा है तो घूमने के फोटो ज़्यादा डाल रहा है बजाय एंजॉय करने के। तो जो कंपटीशन की भावना हमारे अंदर आई, पहले ये होता था कि आदमी के अंदर संतोष की भावना होती थी, तो उसके अंदर जो कुछ भी उसके पास है, जो कुछ भी है, तो अपने रिश्ते नातों से प्रसन्न रहता, उसके पास जो धन संपत्ति होती थी उससे भी वो प्रसन्नता का अनुभव करता था। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे हम ग्लोबल वर्ल्ड बन गए, पूरी दुनिया एक गांव की तरह हो गई है। हम जो कर रहे हैं वो दूसरे लोग देख रहे हैं, दूसरे लोग जो कर रहे हैं वो हम देख रहे हैं, तो उससे हम बहुत ज़्यादा हद तक प्रभावित हो रहे हैं और इसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। उसके कारण से क्या हुआ है कि हम अपनी वास्तविकता को समझते नहीं हैं। हम किसी भी प्रकार से जो दूसरे लोग कर रहे हैं वही काम करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, भले ही उसके लिए लोन लेना पड़े ब्याज दरों पर, या हमें जो जिंदगी में आवश्यकताएं थी, जो नीड्स थी, उनको छोड़ करके हम लग्जरी की तरफ भागने लगते हैं। उसका परिणाम ये होता है कि आखिरकार हम एक दुष्चक्र में फंस जाते हैं और फिर तनाव की एक श्रृंखला शुरू होती है और वो जा करके आदमी कहता है अब इतना हो गया है कि अब जिंदगी बेकार हो गई है और अब कोई मतलब नहीं है जिंदगी का, और वो जा करके सीधा अपनी आत्महत्या कर ले। गुप्ता जी, कहीं ना कहीं संयुक्त परिवार और एकल परिवार को लेकर कहीं ना कहीं ये भी एक वजह हो सकती है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से 1000% सहमत हूँ। पहले क्या होता था, परिवार में कोई कष्ट आया तो हम लोग एक दूसरे को सुना लेते थे। बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 8-10 साल पहले ही कई परिवार ऐसे थे जिनमें एक कमाता था, बाकी लोग उसके कमाई पर आश्रित रहते थे और खूब बढ़िया से प्रसन्नतापूर्वक जीवन जीते थे। लेकिन अब क्या हुआ है, हम न्यूक्लियस से भी और आगे चले गए। अब तो पति अलग रहने लगा है, पत्नी अलग रहने लगी है, दोनों नौकरी कर रहे हैं, बच्चे बेचारे परेशान हैं और कोई किसी की सुन नहीं रहा। यदि किसी को कोई कष्ट है तो वो बताने की स्थिति में नहीं, कोई उसको समझना नहीं चाहता, कोई उसकी बात को सुनना नहीं चाहता। इसका परिणाम ये हो गया है कि अकेलापन बहुत बड़े पैमाने पर, ना केवल युवाओं में, बुजुर्गों में, पति पत्नी में, और इस हद तक बढ़ गया है। भारत तो संयुक्त परिवार की एक तरह से संस्कृति का बहुत बड़ा मतलब देन है भारत की विश्व को, कि हमारे यहाँ संयुक्त परिवार में कब बच्चे बड़े हो जाते थे, कब उनकी शादियाँ हो जाती थी, पता ही नहीं चलता था। अब हर आदमी अकेला है और अकेले ही अपनी लड़ाई लड़ रहा है। तो यदि हम फिर से संयुक्त परिवार की तरफ लौटने लगेंगे तो आत्महत्या, तनाव और इस जैसी आर्थिक समस्याएं भी हैं, उन सब का समाधान बड़ी ही आसानी से और प्राचीन पुरातन तरीके से हो जाएगा। कहीं ना कहीं डिप्रेशन पे हम योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा भी कोई फतह पा सकते हैं क्या? बहुत बड़ी बात आपने कही है। दरअसल हर समस्या का जो समाधान है वो ध्यान की पद्धति में है, योग में है, और ये भारत की विश्व को बहुत बड़ी देन है। और जब हम ध्यान करते हैं, दरअसल आप ये देखिए, पहले जब हमारे जीवन में समस्याएं थीं तो ये होता था कि जैसे हम गुफाओं में रहते थे तो दिन प्रतिदिन हमारे आगे पीछे मौत नाचती थी। हमें ये लगता था कि आज शाम को हम जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे। फिर हमारी दूसरी समस्या होती थी कि हमें भोजन मिल जाए कैसे भी करके। तो अब ना तो भोजन की समस्या है और ना अब
वैसा डर है कि सांप घूम रहा हो, कि चीता घूम रहा हो, अब वैसा कुछ नहीं कि शेर घूम रहा हो, वैसी कोई समस्या मृत्यु की नहीं है। और रही बात आवास की समस्या की, तो सरकार ने इतने आवास बना दिए हैं, प्रधानमंत्री आवास, इंदिरा आवास, जनमन आवास, तो आवास की समस्या का भी समाधान होता जा रहा है लगातार। अब जो समस्याएं हैं वो हम खुद पैदा कर रहे हैं, और यदि हम ध्यान करेंगे, ध्यान करने का मतलब है कि यदि हम अपने आप को शांत रहने की तरीका जान जाएं, जैसे मैं स्वयं भी ध्यान करता हूं, मैं श्री श्री रविशंकर जी की सुदर्शन क्रिया का अभ्यास पिछले 5 साल से कर रहा हूं, और जब ध्यान कर लेते हैं तो वो आधा घंटा 45 मिनट का जो समय है वो आपके पूरे दिन को इतनी प्रसन्नता और इतनी ऊर्जा से भर देता है कि आपको जो ज़िंदगी की छोटी मोटी समस्याएं हैं, दरअसल वो समस्याएं उतनी बड़ी हैं नहीं, हमने उनको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना शुरू कर दिया है। तो वो समस्याएं बहुत छोटी हैं, जब ध्यान आप करते हैं तो वो समस्याएं आपको वास्तविक रूप से दिखने लगती हैं, और आपको ये लगता है कुछ नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है, ये दिन भी गुजर जाएगा। अच्छा गुप्ता जी, अभी हाल ही में आपने एक कुछ माह पूर्व शून्य से शिखर की ओर सेकंड हाफ करके एक पुस्तक आपने स्वरचित प्रकाशित हुई है, जो हम लोगों के भी पढ़ने में आई है, काफ़ी जगह भी देखने को मिली। आखिर आपने इसका जो नाम रखा है वह किस सोच के आधार पर रखा, थोड़ा बताएं। दरअसल इस पुस्तक का जो शीर्षक है सेकंड हाफ, तो मेरे मन में हमेशा से आता रहा है कि हम अपने जीवन में ऐसा क्या परिवर्तन करें। दरअसल आप जो कल थे वो आज नहीं है। हम अपने यदि सेल्स की स्थिति देखें तो हम हर दिन ओल्डर होते चले जाते हैं, मतलब 1 घंटे पहले जो हम थे वो आज नहीं है। जिस तरह से नदी का पानी बहता हुआ जाता है, और हम ये कहें कि नदी में इस समय जो पानी है उसको हमने रोक दिया, नहीं, आप पानी तो बह गया, तो आप नहीं है, मतलब आप लगातार बदल रहे हैं। जिंदगी में आज आपकी जो स्थिति है किसी भी व्यक्ति की, वो केवल एक संकल्प की बात है, और उसका सेकंड हाफ कभी भी शुरू हो सकता है। यदि मान ले कि वो कुछ बड़ा काम करना चाहता है, इसी क्षण संकल्प ले और अपनी ज़िंदगी बदल ले, अपनी ज़िंदगी का दूसरा हाफ शुरू कर दे। सेकंड हाफ का मतलब है जिस तरह से क्रिकेट में 2 पारियां होती हैं या फुटबॉल के मैच में 2 हाफ होते हैं, तो वैसे ही है कि यदि आपका पहला हाफ बहुत अच्छा नहीं रहा है तो अपनी ज़िंदगी का दूसरा हाफ सुधार सकते हैं, केवल एक संकल्प। अच्छा गुप्ता जी, आपका सेकंड हाफ कब से शुरू हुआ है? मेरा सेकंड हाफ भी वो जो घटना मैंने बताई कि मेरे प्रियजन ने जब आत्महत्या की, तो फिर मेरे जीवन में एक बदलाव की शुरुआत हुई, और मुझे लगा कि मुझे लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाना है, और बस वहीं से मेरा सेकंड हाफ शुरू हुआ। अभी वर्तमान में आप किस पद पर हो, किन किन संस्थाओं में? मैं वर्तमान में जिला पंचायत शिवपुरी में एडिशनल सीईओ के पद पर कार्यरत हूँ, और मेरे पास जनपद पंचायत करेरा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत का भी प्रभार है। और मैं अपने कामों से और अपने प्रयासों से लोगों की ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करता रहता हूँ। इसमें सरकार के सहयोग का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सरकार, जैसे किसी को पेंशन नहीं मिल रही तो उसको पेंशन दिलवाना, यदि कोई शहरिया महिला है, कोई शहरिया महिला है और उसको शहरिया पोषण की राशि नहीं मिल रही है, या उसकी कोई भी समस्या है, जैसे मान लो संबल सहायता है, या हमारे यहाँ तो मध्य प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं वो जन्म से पहले से लेकर के मृत्यु के बाद तक हैं, और इतनी बेहतरीन योजनाएं मध्य प्रदेश शासन ने बनाई हैं कि उनको हम अमली जामा पहनाएं, और उसको यदि हम आम जन तक ले जाएं तो ऐसी कोई व्यक्ति की समस्या नहीं है जिसका समाधान शासन की योजनाओं से ना हो सके। गुप्ता जी, आगे का आपका क्या व्यू है? आगे आप क्या सोच के रखा है, मतलब इस दिशा में जो आपने ये अभियान चलाया है उसको जॉब के साथ या जॉब के बाद भी कहाँ तक लेके जाएंगे? अभी मेरी नौकरी में 7-8 वर्ष का समय है, तो अभी तो मैं नौकरी करते हुए ही अपने इस अभियान को आगे बढ़ाऊंगा। जैसे मैं प्रयास कर रहा हूं कि मैं करियर गाइडेंस देना शुरू करूं, और जिससे लोगों की ज़िंदगी में वास्तविकता में सेकंड हाफ आए। जैसे कोई व्यापारी है, यदि वो परेशान है तो मैं उसके साथ बैठ करके उसको बताऊं कि आप अपने व्यापार को कैसे अच्छा आगे बढ़ा सकते हैं। यदि कोई विद्यार्थी है या कोई प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाला छात्र है
तो मैं उसको बताऊं कि वो अपनी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारियों में क्या कमी कर रहा है, उसमें सुधार करके, या कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको कोई समस्याएं हैं, कोई तनाव में जूझ रहा है, या और भी कोई व्यक्तिगत सामाजिक लेवल की समस्या है, तो मैं इस प्रयास में हूं कि एक टीम बना करके और लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूं। और हाँ, नौकरी के बाद फिर मैं फुल टाइम इस काम में डिवोट हो जाऊंगा और अपना पूरा जीवन लोगों की ज़िंदगी में सेकंड हाफ लाने के लिए प्रयास करूंगा। कहीं ना कहीं आपका ये जो अभियान है, इस अभियान के चलते चलते बहुत से लोगों की नेगेटिविटियां भी आपके पास आती होंगी और देखने को भी मिलती होगी, तो कहीं ना कहीं आप हताश होते हुए नहीं अपने आप को समझते? नहीं, मैं लोगों की समस्याओं को देख करके मुझे ये लगता है कि जैसे गिलहरी जैसा मेरा भी कुछ प्रयास हो जाए। तो मैं तो चूंकि मैं ध्यान करता हूँ, इसलिए मैं एकाध क्षण हो सकता है दिन में ऐसा आता हो कि जब लगता हो कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ध्यान करने से मेरी समस्याओं का समाधान मुझे मिल जाता है। और देखिए, जिंदगी है तब तक समस्याएं रहेंगी, मुर्दे को कोई समस्या नहीं होती है। जनतक न्यूज़ 24 के माध्यम से आप हमारे व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं केवल आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जिंदगी बहुत सुंदर है, इसको अच्छे से। अब आपके जीवन में कुछ ऐसी आदतें हैं जिनको बदलने की ज़रूरत है। स्वस्थ रहना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। थोड़े थोड़े प्रयास यदि आप करते जाएं तो अपनी ज़िंदगी को आप बहुत अच्छे से जी सकते हैं, प्रसन्नतापूर्वक जी सकते हैं और सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर के अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े हुए थे अभी तक ब्रह्मेंद्र गुप्ता जी, जो कि डिप्रेशन को लेकर एक बहुत बड़ा अभियान चला रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। धन्यवाद।